नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी। एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से डेली एमसीक्यूज सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जुड़ा है रैट होल खनन से। रैट होल खनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है रैट होल खनन संकीर्ण क्षैतिज कोयला बिस्तरों यानी कोल बेड्स से कोयला निकालने की एक विधि है। दूसरा स्टेटमेंट है खनन की यह प्रथा मेघालय में प्रचलित है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत में रैट होल खनन की प्रथा पर बैन लगा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रैट होल माइनिंग आमतौर पर 4 फीट से कम चौड़ी जगह पर खुदाई करने की एक प्रक्रिया है। भारत में इसका इस्तेमाल अमूमन कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है। एक्चुअली इससे महत्वपूर्ण सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं। खदानें चूँकि ज़्यादातर अनियमित हैं, जिनमें उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक सहायता या श्रमिकों के लिए सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। इसी को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साल 2014 में रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तराखंड के सिलग्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में इस रैट होल टेक्निक ने अहम भूमिका निभाई है। इसी वजह से चर्चा में है और यहाँ प्रश्न में सभी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए लेते हैं दूसरा प्रश्न। नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ है। ये अनुच्छेद विकल्प में से किस अभयारण्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ, फिर विकल्प पढ़ूंगा। ये पश्चिमी घाट में सह्याद्री पहाड़ियों के शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यहाँ की वृक्ष प्रजातियों में सागौन, चंदन, रोजवुड, होन और नंदी शामिल हैं। यहाँ हाथी, बाइसन, चित्तीदार हिरण, बाघ और पैंथर जैसे वन्य जीव देखे जा सकते हैं। अब बारी है विकल्पों को पढ़ने की। पहला विकल्प है शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा यानी बी भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, सी चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य अथवा ऑप्शन डी डांडेली वन्यजीव अभयारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इको सेंसिटिव जोन टैग जारी करने के लिए 6 महीने की समय सीमा तय की थी, जिससे अभयारण्य की सीमाओं पर जो भ्रम है, जो दुविधा बनी हुई थी, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और तमाम प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का ये घर जैसा है। अभयारण्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी कोर जोन, बफर जोन और पर्यटन जोन। इसे नवंबर 1974 को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तुंगा एनीकट बांध इसी अभयारण्य के भीतर स्थित है और उदबिलाव और जल पक्षियों को ये आश्रय प्रदान करता है। मंदागड्डे पक्षी अभयारण्य भी शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य का ही हिस्सा है। बाकी ऊपर पैराग्राफ में जो खासियत बताई गई है वो तो इस शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य की खासियत है ही, इसलिए विकल्प ए सही है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। सौरैया पंडुआना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है ये एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधे की प्रजाति है जो भारत में सिक्किम के लिए स्थानिक है, यानी लोकली वहां पर पाया जाता है, एंडेमिक है। दूसरा स्टेटमेंट है सौरैया पंडुआना के फूल परिपक्व होने पर सफेद से गुलाबी हो जाते हैं और इसके फलों का उपयोग पशु चिकित्सा में किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए है केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। जान लेते हैं कि पहला वाला गलत क्यों है, यानी व्याख्या देख लेते हैं। सौरैया पंडुआना को हाल ही में रैपिड बायोडायवर्सिटी असेसमेंट यानी आरबीए क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान मणिपुर में पहली बार नोटिस किया गया, इसको दर्ज किया गया। ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पौधे की प्रजाति है।
सौरैया पंडुआना के फूल परिपक्व होने पर सफेद से गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। पंखुड़ियां गुलाबी और अंडाकार से लेकर सिरे तक मुड़ी हुई होती हैं। इसके फल गोलाकार, चमकदार, सफेद रंग के होते हैं और पशु चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में पाया जाता है। इस प्रजाति की मूल सीमा भूटान से लेकर दक्षिण पूर्वी तिब्बत तक है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और तिब्बत शामिल हैं। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। लेते हैं चौथा प्रश्न। अक्सर खबरों में देखा जाने वाला जस्ट ट्रांजिशन शब्द निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, यानी ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, आमतौर पर इसका मतलब होता है अस्थिर ऊर्जा उपयोग से स्थायी ऊर्जा उपयोग में संक्रमण होना। ऑप्शन बी, ये चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाले अपरिहार्य सामाजिक और वित्तीय संक्रमण प्रभावों को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी, ये श्रमिकों के अधिकारों और समुदायों की जरूरतों को खतरों में डाले बिना कम कार्बन या नेट शून्य अर्थव्यवस्था में बदलाव का वर्णन करता है। अथवा ऑप्शन डी, ये 5 साल की समीक्षा को संदर्भित करता है, जिसमें देश आकलन करते हैं कि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कहां तक पहुंचे हैं, यानी कहां हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। ये शब्द श्रमिकों के अधिकारों और समुदायों की जरूरतों को खतरों में डाले बिना, यानी श्रमिकों के अधिकारों और उनके कम्युनिटी की जो डिमांड्स हैं उनसे समझौता नहीं किया जाएगा, और इसके साथ साथ कम कार्बन या नेट शून्य अर्थव्यवस्था में बदलाव का वर्णन करता है, यानी नेट जीरो की स्थिति लाई जाती है श्रमिकों के अधिकारों से समझौता किए बिना, जो जीवाश्म ईंधन जैसे उद्योगों में बड़े बदलाव के कारण प्रभावित होता है। इसलिए विकल्प सी सही है। लेते हैं आज के इस MCQs एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, यानी 5th क्वेश्चन। गुरु नानक देव जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, गुरु नानक देव जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और एक ओंकार की अवधारणा का प्रचार किया, जिसमें एकल, निराकार, दिव्य इकाई में विश्वास पर जोर दिया गया। और तीसरा स्टेटमेंट है, गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक यात्रा में उदासी के नाम से जानी जाने वाली व्यापक यात्राएं शामिल थीं, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। आपके ऑप्शंस हैं। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, सभी तीनों, अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट जो प्रश्न में दिए गए हैं वे करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में मौजूद है और ननकाना साहिब के नाम से ये जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी और एक ओंकार की अवधारणा का प्रचार किया, जिसमें सभी धार्मिक विभाजनों से परे एक एकल निराकार दिव्य इकाई में विश्वास पर जोर दिया गया, यानी एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया। गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक यात्रा में उदासी के नाम से जाना जाने वाली व्यापक यात्राएं शामिल थी, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और अपने उपदेशों का, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। समानता, शांति और एकता के संदेश को उन्होंने बढ़ावा दिया, मानवता के धर्म को इन्होंने बढ़ावा दिया। इसलिए सभी स्टेटमेंट सही है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।